हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन व प्रबंधन। आज हम इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 4 हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो पार्ट 5 में हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एक जो पॉइंट पढ़ना है वो आता है खरपतवार। खरपतवार, अब बात आती है कि भाई खरपतवार किसे कहते हैं। तो हमें सब पता है, इसे सामान्यतः हम जो देसी लैंग्वेज होती है उसमें हम घास बोलते हैं, घास। तो खरपतवार क्या होते हैं? पौधों के साथ, यानी जो फसल के जो पौधे होते हैं उन पौधों के साथ जो अवांछित पौधे उगते हैं उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। यानी फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को हम क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो हमें खरपतवार है उसके बारे में परिभाषित उसकी पता होना चाहिए कि भाई खरपतवार होते क्या हैं। तो फसल के साथ उगने वाले जो अवांछित पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब उसके बाद में इसमें जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो आती है निराई। निराई क्या होती है? तो निराई हमें पता है कि जो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। अर्थात हम इस निराई की प्रक्रिया द्वारा खरपतवार है उसको आसानी से हटा सकते हैं। फिर बात आती है कि भाई निराई क्यों आवश्यक है? निराई की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें पता है कि पौधों के साथ अवांछित पौधे उगाते हैं। अब इन पौधों को हटाना अति आवश्यक होता है। तो ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं? जो पौधे हैं उनसे पोषक तत्व है, प्रकाश, पोषक तत्व है, प्रकाश है आदि जो होते हैं उन सब के लिए क्या करते हैं? स्पर्धा करते हैं। किससे? पौधों से, के प्रति पौधों से स्पर्धा करते हैं। पौधों से क्या करते हैं? स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसे पौधे को हमने पोषक तत्व डाले या वो भूमि से वो पोषक तत्व ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? जो हमारी फसल के पौधे हैं उनको तो खरपतवार मिलने नहीं देंगे और उनसे ये क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। अर्थात उनमें जो फसल के पौधे उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और कमी हो जाएगी तो जो पौधे की वृद्धि है उसकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है या विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हमें पता है कि ये जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार क्या करते हैं? जो फसल है, फसल की वृद्धि में बाधा करते हैं, फसल की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा पैदा करते हैं या अर्थात बाधा उत्पन्न करते हैं जिससे फसल है उसकी पैदावार कम होती है, उसकी वृद्धि क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद में हमें पता है कि जो खरपतवार है उसको किस प्रकार किसान हटा सकता है। तो खरपतवार जो होती है उसको किसान जो है वो विभिन्न तरीकों से हटा सकता है। तो कई तरीके किसान के पास, तो उन तरीकों को अपनाकर किसान उस खरपतवार को आसानी से हटा सकता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? सबसे पहले जैसे खेत बोने से पहले जब खेत की बुआई करता है तो बुआई करने से पहले वो खेत को जोतता है। अर्थात जो खरपतवार है उसको हेरो, जिसको हम सामान्यतः हेरो बोलते हैं, हेरो की सहायता से क्या करता है? खरपतवार को हटाता है। अर्थात उनको क्या करता है? खेत से नष्ट करता है। और जब हेरो से खरपतवार को हटाता है तो ये खरपतवार क्या हो जाएंगे? सूर्य के प्रकाश में तपकर क्या होंगे? सूख जाएंगे। और सूख जाने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं?
नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ये पौधों के लिए नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। सेकंड, हमें इसमें ध्यान रखना है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय, अब खरपतवार कब हटानी चाहिए, उसका प्रमुख जो समय होता है, उत्तम समय कब होता है, जब पुष्पन और बीज बनने से पहले, जब पुष्पन व बीज बनने से पहले, बीज बनने से पहले, जब पुष्पन हो रहा हो और जो बीज बन रहा हो, उससे पहले खरपतवार को हटा देना अति आवश्यक होता है। यदि उस स्थिति में नहीं हटाया जाए तो ये जो बीज है, जब हटाओगे तो ये बीज झड़के वापिस मृदा में गिर जाएंगे, और जब अगली फसल की बुआई होगी तो ये खरपतवार है वो वापिस वहाँ पे उग आते हैं। तो इसलिए हमें पुष्पन और बीज बनने से पहले खरपतवार को हटा देना चाहिए। सेकंड जो तरीका होता है, खरपतवार जो होता है उसको या तो उखाड़ कर हटा देना चाहिए, उखाड़ कर यानी जमीन से पूरा उखाड़ दो, या फिर इसको भूमि की सतह के पास से काटकर, भूमि की सतह के पास से काटकर भी हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार है उसको आसानी से हटा सकते हैं। या हमें पता है, अभी हमने देखा, या तो हेरो या जो खुरपी होती है, उस खुरपी की सहायता से भी हम खरपतवार है उसको आसानी से हटा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई जो खरपतवार है वो क्या होते हैं, निराई क्या होती है, निराई की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। आगे इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है उसका नाम है खरपतवार नाशी। खरपतवार जो होता है उसको हटाने के लिए कई प्रकार के रसायन हैं, उनका उपयोग किया जाता है, तो उनके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो अगला जो पॉइंट आएगा खरपतवार नाशी। तो खरपतवार नाशी होते क्या हैं, उनको किस प्रकार से हटा सकते हैं या हटाया जाता है। तो खरपतवार पर नियंत्रण यानी रसायनों के द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण रखा जाता है। खरपतवार जो है उस पर विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, या रसायनों के द्वारा खरपतवार को हटाया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। खरपतवार को हटाने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, प्रमुख जो खरपतवार नाशी है उसका नाम है 2,4-D। 2,4-D। अब ये जो है ना, उसको पानी के अंदर घोल के, इस खरपतवार नाशी को पानी के अंदर घोल लेते हैं, और घोल के किसी पंप के अंदर या किसी पात्र के अंदर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर इसे स्प्रे के द्वारा, स्प्रे हम जिसको हम बोलते हैं स्प्रे के द्वारा या छिड़काव के द्वारा हम जो खरपतवार है उसके ऊपर छिड़कते हैं। तो ये खरपतवार जो नाशी होती है वो सिर्फ किसके ऊपर उपयोगी होती है, खरपतवार है उसी को नष्ट करती है, और जो फसल होती है तो फसल को ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती है। अर्थात फसल जो हमारी है वो एकदम वैसी की वैसी बनी रहती है, और जो खरपतवार है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम खरपतवार है उसको इसके द्वारा हटा सकते हैं। अब अगली बात आती है कि ये जो खरपतवार नाशी का व्यक्ति यदि छिड़काव करता है तो क्वेश्चन बनता है, यदि किसान इस खरपतवार नाशी का छिड़काव करता है तो क्या उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये घातक सिद्ध हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो खरपतवार नाशी होती है उसमें क्या होते हैं, खरपतवार नाशी इनमें क्या होते हैं, विभिन्न रसायन होते हैं, और ये रसायन जब हैं वो गंध के द्वारा अर्थात नाक या मुंह के द्वारा किस में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और व्यक्ति जो है या जो किसान है उसके ऊपर क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, या जो विपरीत प्रभाव है
वो उत्पन्न करता है। तो इसलिए किसान को चाहिए क्या, तो किसान जब भी इनका छिड़काव करे, किनका, खरपतवार नाशियों का, तो जब भी इनका छिड़काव करे तो उसके लिए वो अपने जो नाक है या जो मुंह है उसको क्या करना है, ढक कर रखना है, ढक कर रखना है। नाक और जो मुंह है उसको वो ढक कर रखेगा तो खरपतवार नाशी से वो बच सकता है, उसके विपरीत प्रभाव से वो बच सकता है। तो इस प्रकार किसान के लिए आवश्यक है कि जब भी वो खरपतवार नाशी का छिड़काव करे तो एक निश्चित सुरक्षा युक्ति जो है, जिससे नाक व मुंह को ढककर आसानी से वो खरपतवार नाशी या उसका छिड़काव जो है वो कर सकता है। अब अगला जो पॉइंट आएगा हमारा, उसका नाम है कटाई। तो हमने खरपतवार देखा, खरपतवार नाशी देखी, उसके प्रतिकूल प्रभाव है वो व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ सकते हैं वो ले देख लिए। अब अगला जो हमारा जो पॉइंट आएगा उसका नाम है कटाई। तो हमें पता है कि जो फसल हमारी पक चुकी है, हमने लगभग बुआई कर दी, सब कुछ कर दिया, खरपतवार नाशी भी इसके अंदर डाल दी, निराई गुड़ाई सब कर दी। अब लास्ट में क्या है, फसल पक के तैयार है। तो उस तैयार फसल को क्या करना है, हमें काटना है। तो काटना है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कटाई कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पकी हुई फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। यानी जो फसल पक चुकी है उस पकी हुई फसल को काटने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कटाई कहते हैं। तो कटाई के दौरान क्या करता है, या तो पौधों को क्या करते हैं, खींचकर उखाड़ लेते हैं। हमें पता है खींचकर उखाड़ लेते हैं, पहली स्थिति तो ये। तो या तो उनको क्या कर लो, उखाड़ लो। सेकंड क्या कर लो, भूमि के पास से इनको काट के, भूमि के पास से इनको काट कर, तो भूमि के नज़दीक से इनको क्या कर लिया जाए, काट लिया जाए। या इनको फसल है उसको उखाड़ के क्या कर दे, अलग कर दे। तो ये जो दो तरीके अपना के जो किसान है वो आसानी से फसल है उसकी कटाई कर सकता है। और हमें पता है कि जो सामान्यतः एक फसल होती है, सामान्यतः जो एक फसल होती है उस फसल को पकने में कितने महीने लग जाते हैं, कम से कम आप मानो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। सामान्यतः बोलते हैं कि बुआई से लेकर कटाई और भंडारण का जो प्रोसेस चलता है तो उसमें सामान्यतः 4 से 5 महीने लग जाते हैं। 4 से 5 महीने जो हैं वो आसानी से लग जाते हैं और जिसमें ये जो फसल है वो पूरी पक जाती है। उसके बाद में जैसे भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जो फसल की कटाई है, भारत में फसल की कटाई किससे करते हैं, दरांती से की जाती है। दरांती, जो धारदार उपकरण होता है उस उपकरण को बोलते हैं दरांती। तो भारत में दरांती के द्वारा क्या की जाती है, कटाई की जाती है। उसके अलावा आजकल वर्तमान में एक जो मशीन है उसके द्वारा भी क्या करते हैं, कटाई की जाती है। वर्तमान में मशीन के द्वारा जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं, क्या नाम है मशीन का, हार्वेस्टर। और हार्वेस्टर के द्वारा भी वर्तमान में फसल जो है उसकी कटाई की जाती है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, थ्रेसिंग है कि भाई जो काटे गए फसल जो है उससे दानों, तो हम लिख सकते हैं काटी गई फसल में दानों या बीजों से भूसे को अलग करना। जो चारा भूसे को अलग करना, यानी भूसा अलग और दाने या जो बीज है वो अलग, भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। यानी काटी गई फसल से दानों और बीजों से भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। अब वर्तमान में जो थ्रेसिंग की जगह ये कार्य कौन कर रहा है, कंबाइन मशीन। वर्तमान में ये जो प्रक्रिया है
वो कंबाइन मशीन के द्वारा की जाती है। और जो कंबाइन मशीन होती है वो हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर का सम्मिलित रूप होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कटाई है वो हार्वेस्टर से की जाती है और दानों और भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको थ्रेशर कार्य करता है। तो बीजों को भूसे से अलग करता है थ्रेशर और कटाई क्या करता है हार्वेस्टर। लेकिन वर्तमान में इन दोनों का सम्मिलित रूप है जिसे कौन सी मशीन बोलते हैं, कंबाइंड मशीन कहते हैं। और इनमें हार्वेस्ट और थ्रेशर दोनों होते हैं और वो फसल है उसकी आसानी से क्या कर सकते हैं, कटाई जो है वो कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो विनोइंग एक विधि होती है, विनोइंग, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमारी जो अगली विधि है उसका नाम है विनोइंग। विनोइंग क्या है तो ध्यान से देखना इसको। विनोइंग जो विधि होती है, इस विधि में क्या करते हैं कि जो किसान है वो अनाजों को पटक कर, तो हम लिख सकते हैं अनाजों को या फसल को पटक कर बीजों को अलग करने की प्रक्रिया, बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। यानी जो फसल है, पक गई काटी हुई फसल है, उसको इस प्रकार पटक कर क्या करते हैं, उससे जो बीज है वो अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनोइंग कहलाती है। अब बात आती है कि भाई कटाई पर्व क्या है, कटाई पर्व। तो हमें पता है जो किसान जो है वो एक ऋतु में कम से कम 4-5 महीनों में परिश्रम करता है, मेहनत करता है, फसल बुआई से लेकर कटाई तक सब प्रक्रिया वो अपनाता है, जितने भी चरण हमने पढ़े उन सबको। और लास्ट में जब फसल पकती है तो किसान जो है उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, उनके मन में खुशी का एक माहौल बनता है, वो अंदर ही अंदर से कि किसान क्या होता है, खुश होता है। तो इन सब प्रक्रिया में जो पर्व आते हैं, यानी वो पर्व के रूप में कुछ मनाता है, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए पर्व मनाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कटाई पर्व कहते हैं। और इन कटाई पर्व में क्या होते हैं, जो किसान होते हैं वो भारत जैसे हैं तो भारत में अलग अलग क्षेत्र है, तो वहाँ पे अलग अलग समुदाय के अनुसार पर्व मनाए जाते हैं। तो किसान सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके उस पर्व का एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। तो जो भारत है, तो भारत में कौन कौन से कटाई पर्व होते हैं तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो भारत में जैसे पोंगल है, वैसाखी है, होली है। कौन से हैं, पोंगल आता है, वैसाखी, होली है, दिवाली का पर्व भी मनाते हैं सामान्यतः, हमारी साइड में दिवाली का पर्व भी आता है। तो ये सब फसल की कटाई के पश्चात मनाए जाने वाले पर्व है। नाब्या और बिहू, बैसाखी, उसके बाद में नाब्या है, ये साउथ में मनाया जाने वाला, बिहू ये असम में मनाया जाने वाला। तो ये फसल की कटाई के दौरान ये जो त्यौहार है उनको किसान बड़े आनंद पूर्वक क्या करते हैं, मनाए जाते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है भंडारण। अब हमें पता है कि भाई जो फसल पक गई उसकी निराई गुड़ाई हमने कर ली, विनोइंग वगैरह सब कर ली, कटाई पर्व मनाए हुए। अब हमारे पास अनाज के बोरे हैं वो भर चुके हैं। अब उनको एक सुरक्षित स्थान पर भंडारण करना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसके लिए हमें इसे क्या करते हैं, भंडारण के लिए जो दाने होते हैं, जितने भी बीज प्राप्त हुए उनको धूप में सुखाया जाता है। और यदि धूप में नहीं सुखाया जाए तो इन दानों में क्या रहती है, नमी रहती है। उस नमी से क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव उन पे वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीव और सामान्यतः जो कीट हैं वो लग जाते हैं और उन बीजों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए किसान को चाहिए कि दानों को धूप में सुखाकर सूक्ष्म जीवों से और जो चूहे होते हैं उन चूहों से बचाकर सुरक्षित भंडारण करना क्या होता है, किसानों के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए उनको ये कार्य करने उचित है। यदि मान लो किसी कारणवश दानों को सुखाया नहीं जाए तो क्या होंगे,
क्वेश्चन बन सकता है, दानों को धूप में सुखाकर यदि भंडारित नहीं किया गया तो इनमें जो नमी होती है तो नमी में सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं और जो चूहे हैं वो वृद्धि करते हैं और दानों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए किसान को चाहिए कि वो भंडारण के दौरान अपने जो बीज है उनको इन प्रक्रियाओं को अपना के सुरक्षित रखे। फिर अगला आता है इसमें, जो किसान है वो हमें पता है कि सामान्यतः जो भंडारण है वो किसमें, जूट के बोरे आते हैं, अनाज को या तो जूट के बोरों में वो भंडारित करता है। उसके बाद में जैसे या कुछ करते हैं जैसे टंकियाँ होती है, जैसे घर में सामान्य तो टंकी होती है। अब उसमें देखो यहाँ पे जो टंकी होती है तो टंकी में जब भंडारण किया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो हमें पता है इसमें जो पहले वो क्वेश्चन कर दी है कि उसने जब अनाज का भंडारण करते हुए अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी कहाँ कर रही थी, टंकी में अनाज का भंडारण कर रही थी, तो उसके साथ वो क्या मिला रही थी, नीम की पत्तियां मिला रही थी, नीम की पत्तियां। अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई ये नीम की पत्तियां मिला रही है भंडारण करते समय, ये क्यों मिला रही है नीम की पत्तियां। तो हमें पता है कि जो नीम की पत्ती होती है यदि अनाज के भंडारण के दौरान उनको मिलाया जाए तो क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अनाज में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो अनाज में जब वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो अनाज क्या होगा, सुरक्षित रहेगा और उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो नहीं पनपेंगे। इसलिए उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, अनाज है उसके अंदर भंडारण के दौरान नीम जो है उसकी पत्तियों को रखा जाता है। और यदि बड़े पैमानों पर अनाज का भंडारण किया जाए तो बड़े पैमानों पर अनाज के जो बड़े घर होते हैं इन्हें साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो या भंडार गृह। बड़े पैमाने पर अनाज के भंडारण के लिए जो गृह बनाए जाते हैं उन ग्रहों को क्या बोलते हैं, साइलो कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं, भंडार गृह उनको कहा जाता है। उसके बाद में देखो आगे अगला जो पॉइंट है, जो जंतु होते हैं तो उनके कौन कौन से भोजन है वो होते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा जंतुओं में भोजन। तो जंतुओं में भोजन में हमें पता है कि जंतुओं से भोजन, अब हमें पता है कि सामान्यतः जो जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है तो हम जैसे खासकर जैसे मांस है वो प्राप्त कर सकते हैं जंतुओं से, कुछ मात्रा में अंडे जो हैं वो भी जंतुओं से प्राप्त करते हैं और उनको भोजन के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। इसके पश्चात जैसे खासकर जो समुद्र तटीय प्रदेश होते हैं, समुद्र तटीय प्रदेश, वहाँ के निवासी क्या करते हैं, भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, खासकर जो मछली होती है तो मछली को भोजन के रूप में वहाँ पे खाया जाता है चावल के साथ। तो चावल और मच्छी वहाँ का प्रमुख भोजन होता है। अब आता है कि भाई पशुपालन क्या होता है, पशुपालन तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, वृहद पैमाने पर पशुओं को पालना, पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। यानी बड़े पैमाने पर यदि पशुओं को पाला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पशुपालन इनको कहा जाता है। अब उसके बाद में आता है कि भाई जो पशुपालन है तो उसमें जो पशु होते हैं तो उनको या तो अपने घर पे पाला जाता है तो या कोई बड़ी जगह हो, बड़ी जगह है तो वहाँ पे पशुओं के घर बना के उनको पाला जाता है। तो उसे हम सामान्यतः पशुपालन के नाम से जान सकते हैं या जाना जाता है।
अब हमने देखा कि भाई जंतुओं से जो भोजन है वो किस रूप में प्राप्त होता है। फिर एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो मछली होती है, मछली हमें सब पता है, मछली का जो कार्ड लीवर होता है, मछली का जो कार्ड लीवर, उससे तेल मिलता है। मछली के कॉर्ड लीवर से क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। और ये जो तेल होता है इसमें विटामिन डी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो मछली है तो मछली के कार्ड लीवर से तेल प्राप्त होता है और इस तेल में विटामिन डी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने फसल उत्पादन और प्रबंधन, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में कंप्लीट जो है वो पढ़ लिया है। तो टोटल जो 5 वीडियो है, तो उस 5 वीडियो में हमने ये फसल उत्पादन वो जो प्रबंधन है उसका पूरा जो कंप्लीट वीडियो हमने बनाए हैं। तो उनमें पूरा कंप्लीट जो आपकी जितना मैटर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हमने अच्छे से पढ़ा है। और यदि आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ये आपके लिए जो चैप्टर है वो एकदम आसान हो जाएगा।